हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सीबीएसई ने एक प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किया था, बहुत ज़्यादा तबाही मच गई, कितना हार्ड है, इतना हार्ड है। तो मैंने बोला था आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। और आप सेक्शन ए सेक्शन बी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आप चैनल में रिसेंट वीडियोस में आपको दिख जाएगा, ठीक है। सेक्शन सी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें है। मार्क्स मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। मतलब आपको कुछ क्वेश्चन बहुत ट्रिकी लगेंगे। मतलब आपने सेक्शन ए कर लिया है, सेक्शन बी कर लिया है, सेक्शन सी में आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन देखने में। पहले जो क्वेश्चन 26, इसमें भी अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं है कि एचसीएफ का लॉजिक क्या है तो आप फंस जाओगे। तो आपका लॉजिक क्लियर होना बहुत अच्छे जरूरी है, यानी आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। मतलब अब आपको मैथ्स में अगर अच्छा स्कोर करना है, सीबीएसई ये चाहता है कि स्टूडेंट्स में, बच्चों में ये चीज़ आ जाए कि वो रट्टा नहीं मारे। मतलब हर चीज़ का रट्टा मारते हैं ना हम लोग कि इसका ऐसे कर लो, वो नहीं, कि अप्रोच होनी चाहिए आपके पास। तो देखते हैं इसमें आपको पता लगेगा कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो आपको ए बी सी यहाँ पे गिवन है। अब वो गिवन क्या है मैं लिख देता हूँ। आपको ए गिवन है 2 की पावर r इंटू 3 की पावर p इंटू 5 की पावर q। बी आपको गिवन है 2 की पावर p इंटू 3 की पावर r इंटू 5 की पावर p। और आपके पास सी है 2 की पावर q इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर p। ऐसा कुछ हमें गिवन है इसमें। अगर आप ए बी सी देखो, जो आपको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी दे रखा है, वो कुछ ऐसा गिवन है। अब ध्यान से देखो, इसका बहुत बड़ा मतलब है। ये जो लिखा है ना, सच दैट p लेस देन q लेस देन r, ये बहुत बड़ा मतलब है इसका। मतलब इसको हल्के में नहीं लेना है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होना है ठीक है। अभी को पता लगेगा इसका क्या रोल है। और बता रखा है कि पी क्यू आर नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 ये सब होते हैं। अब बोला क्या है, देखो बोला लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए बी सी विदाउट लीविंग रिमाइंडर इज 30। अब पहले तो इसका मतलब समझना होगा कि लार्जेस्ट नंबर का यहाँ पे क्या मतलब है। तो देखो आपको अगर याद हो, अगर आपने पुराने सेशन देख रखे हैं, तो कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन में एचसीएफ लेना है या फिर एलसीएम लेना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि अगर लैंग्वेज पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा फील हो, देखो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है। लैंग्वेज पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा फील हो कि डिनोमिनेटर निकालना है, क्या निकालना है, डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब एचसीएफ है। और न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो एलसीएम है। अब देना समझना इस चीज को। तो बोला लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, यानी बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो डिवाइड करता हो एबीसी को, जो डिवाइड करता हो, यानी डिनोमिनेटर पूछ रहा है। इसका मतलब है ये जो 30 दे रखा है वो अल्टीमेट एचसीएफ दे रखा है। क्या दे रखा है, समझ में आ गई। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको कभी भी इस टाइप की कंफ्यूजन हो कि इस क्वेश्चन में मुझे लार्जेस्ट नंबर का मतलब एचसीएफ है या फिर एलसीएम है, तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। अगर आपको फीलिंग आए कि डिनोमिनेटर निकालना है, फीलिंग सही आनी चाहिए, ठीक है, तो एचसीएफ, और न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो एलसीएम। इसका मतलब आपको एचसीएफ लेना है एबीसी का। अब एबीसी का एचसीएफ कैसे लें यार, ये तो पी क्यू आर में पावर में है। तो यहां से रोल स्टार्ट होता है इस चीज का। अब समझो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर ए होता 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 और बी होता 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, और आपसे कहा जाता है एचसीएफ बताओ, तो आप क्या करते हैं, आप पहले ये देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है, 2 3 है, तो भाई ठीक है। और 2 3 में दोनों की जो पावर कम से कम है, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो जो छोटी पावर होती है वो लेते हो। और 3 और 2 में छोटी पावर क्या है, 2, यही तो लेते हो। एलसीएम में जस्ट उल्टा होता है, बड़ी पावर लेते हैं। यहां रोल है कैसे। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 2 3 5 तो देखो सब में है, तो 2 3 5 तो सब में होगा। लेकिन अब 2 की पावर यहां आर है, यहां पी और यहां पे क्यू है, तो पी क्यू आर में यहां से पता लग रहा है कि पी सबसे छोटा नंबर है। और एचसीएफ का मतलब क्या है, जो छोटी पावर है। तो क्या हमें 2 की पावर पी मिलेगा। सिमिलर 3 में भी पी आर क्यू है, तो छोटी पावर कौन सी हुई, पी हुई, तो यहां पे भी पी आएगा। और सिमिलर 5 में भी पावर पी आएगा, इक्वल टू 30। अगर आपको समझ में आ गया बढ़िया से, तो वीडियो को लाइक कर देना इसी बात पे कि मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अच्छा ठीक है यार। तो देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अच्छा
तो अब यहां से p निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम 30 के प्राइम फैक्टर करें तो ये भी राइट साइड में 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, और ये सब पे पावर p है तो इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर p लिख सकते हो, और ये 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 1 हो गया। तो कंपेयर करने से क्या p इक्वल टू 1 आ जाएगा? समझ में आ गया? तो p इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। तो यहां से एक चीज मिल गई, चलो p तो मिल गया। अब आते हैं सेकेंड कंडीशन क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ दैट लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई ABC। इसमें भी दिक्कत, सर HCF लें या LCM लें? तो देखो फिर देखो, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। बोला एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसमें रिमाइंडर 2 आता हो और डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड किया गया हो? ABC से डिवाइड किया गया हो। इसका मतलब न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है, डिनोमिनेटर तो पता है ना। डिवाइडेड बाई का मतलब क्या है? नीचे वाला पार्ट आपको दे रखा है ABC, इसका मतलब न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था न्यूमरेटर मतलब आपको LCM करना है। क्या करना है? LCM। तो इस बार आपको LCM लेना है ABC का, तो भाई LCM लेना है ABC का। लेकिन यानी जो आपको ये 5402 दे रखा है वो LCM है एक्चुअल में, लेकिन जो रिमाइंडर दे रखा है उसको हमें माइनस करना होगा। यानी हमें ये कह सकते हो कि LCM दे रखा है 5400, रिमाइंडर को माइनस करना होता है डिविजिबिलिटी केस में। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल समझाऊं कि 7 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6 होता है, रिमाइंडर 1 आएगा। तो मैं यही तो कहूंगा कि 7 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 आता है। तो अगर मैं 7 में 1 को कम कर दूं तो क्या मेरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा? इसीलिए रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। समझ में आ गई बात? अब आते हैं LCM कैसे लें। अब जैसे HCF में मैंने बताया था कि 235 है, इन सब नंबर में 235 है, तो LCM में 235 तो होगा। अब खेल है पावर का, तो LCM में बड़ी पावर आती है, जैसे HCF में छोटी पावर आती है, बड़ी पावर आएगी। तो देखो 2 की पावर में P है, Q है, R, और हमें पता है R सबसे बड़ा है, तो 2 की पावर क्या आएगा? R आएगा। 3 में P है, Q है, R है, तो यहां पे भी 3 की पावर क्या आएगी? R आएगी ना। हाँ, R आ जाएगा। 5 में R नहीं है, P है और Q है, P और Q में बड़ा कौन है? Q, तो बड़ी पावर क्या आएगी? Q आएगी। समझ में आ गई बात? अब 5400 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 5400 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 2 से गया 2700, फिर 2 से गया तो 1 2 3 जा 6 50, फिर 2 से गया तो 2 6 जा 12 7 14 और ये 5, फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब यहाँ पे फिर से 3 से जाएगा 3 7 जा 21 3 5 जा 15, 3 से गया 25, फिर 5 5 5 1, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो अगर कंपेयर करें तो देखो यहाँ R है, यहाँ 3 है, ये R है 3, तो R तो 3 आ गया। R कितना आ गया? 3। और देखो Q 5 की पावर यहाँ 2 है, तो PQ हो जाएगा 2 के बराबर। तो फाइनली क्या हमें PQR सब मिल गया। P 1 है, Q 2 है और R 3 है। अब क्या निकालना था हमें? ABC नंबर निकालने थे, तो इसमें बस PQR पुट करके ABC निकालना है। समझ में आया? तो अच्छा क्वेश्चन था। इसको हटा देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन को, ये आप नोट कर लो जितना आपको करना है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया, मतलब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, तो भाई P हमारा क्या है? P हमारा है 2 की पावर R इंटू 3 की पावर P इंटू 5 की पावर Q। तो P 2 इंटू R हमारा 3 है, 3 की पावर P 1 है और Q है 2, तो कितना आ जाएगा? देखो 8 इंटू 3 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा? 200 और ये 3, तो P क्या यहाँ पे 600 आ जाएगा, मतलब A नंबर कितना आ जाएगा? 600। चलो सॉरी, ये A है नॉट P, मतलब A निकाल रहे हैं ना हम लोग, ये A है। क्या है? A इक्वल टू आ गया। B आ जाते हैं, तो B है हमारा 2 की पावर P 3 की पावर R इंटू 5 की पावर P। चलो पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे। 2 की पावर P 1 है, R हमारे पास 3 है और ये 5 की पावर 1 हो गया।
तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 54, 54 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो 270 आ जाएगा। अब c निकाल लो, c कितना है भाई 2 की पावर q इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर p, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो ये कितना हुआ 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 5 30 और 25 3 28 280, 280 नहीं 15 एक मिनट 30 और 15 18 180 कितना आएगा 180। अब चेक कर लेते हैं, मैंने आंसर लिख रखे थे कॉपी में जिससे कि आपका मतलब पूरी तरह से वेरीफाई हो जाए तो कोई भी चीज़ एरर न रहे किसी भी टाइप की। तो हमारा P1 आया था, सही है, कहाँ है ये, Q2 आना चाहिए था, ठीक है, R3 है, और A की वैल्यू है 600 है, B की वैल्यू है 270, C की वैल्यू 180। तो फाइनली सही है। आई होप आपको ये समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो, मतलब आप बताना, मतलब हो सकता है मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा, आप कमेंट सेक्शन बताना कि आपको इजी लगा, हार्ड लगा, जैसा भी लगा आप बताना कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन में 27। कुछ इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है, रिद्धि थ्रो अ स्टोन इन एयर सच दैट इट फॉलो अ पैराबोलिक पाथ बिफोर इट लैंड्स एट पी। मतलब इसने, रिद्धि ने एक पत्थर ऐसे फेंका, ये फेंका ऐसा पाथ बनाया और ये पी पे जाके पत्थर गिर गया है ग्राउंड पे जाके, ठीक है। फिर लिखा अबव ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाई पॉलीनोमियल, एक सीधी बात है, पैराबोला बनता है, पॉलीनोमियल से बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से। अब क्या दे रखा, सम ऑफ इट्स जीरोस 1, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 1 के बराबर है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स रूट्स, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है हमारे पास 25 है, ठीक है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट पी एंड क्यू। अच्छा पी और क्यू को ध्यान से देखो, P हमारा x एक्सिस पे है और Q हमारा x एक्सिस पे है। और अगर याद हो, अगर आपको, अब देखो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी पॉलीनोमियल होती है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ दे रखा है, x की जो दो वैल्यू निकलती हैं वो हमारे रूट होते हैं या हम बोलते हैं जीरोस होते हैं, तो वो इसी पॉइंट को तो बोलते हैं। आपने क्वेश्चन भी किए हैं एनसीईआरटी में कि कोई ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करता है उतने जीरोस होते, तो आप काउंट करते हो 1 2 3, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके जीरोस निकाल लें तो हम ये पी और क्यू पॉइंट बड़े आराम से बता सकते हैं। यस और नो, आप कहोगे हाँ सर, तो चलो इसका मतलब जीरोस पता करते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो पहले तो पॉलीनोमियल फॉर्म करने की कोशिश कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25 है, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा 1 के इक्वल, अगर मैं इसको स्क्वायर बोथ साइड कर लूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25 है, इसको 25 पुट कर दीजिए, प्लस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1, तो 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 माइनस का 25, तो 2 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 24, तो अल्फा बीटा आ गया माइनस का 12। अब आप बताओ, किसी भी पॉलिनोमियल का आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और सम ऑफ जीरोस दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है और सम ऑफ जीरोस दे रखा है, तो अगर मुझसे कोई फॉर्मेशन करवाए पॉलिनोमियल का, क्या करवाए, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो क्या होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो होता है। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 1x प्लस अल्फा बीटा माइनस का 12, यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 12। तो अगर यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें तो हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी और वही हमें p और q पॉइंट दे देगा। तो चलो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लूँ, तो 4 3 जो 12 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 12, x कॉमन लिया तो x माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो x माइनस 4, तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4, एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3, तो ये दो फैक्टर आ गए। तो अगर हम एक बार x माइनस 4 को जीरो कर दें, किसको जीरो कर दें, x माइनस 4 को, तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और एक बार अगर हम x प्लस 3 को जीरो कर दें
तो x कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। बताओ, तो यानी x हमारा 4 आ गया और एक x हमारा कितना आ गया, -3 आ गया। तो x की वैल्यू ये होती कहाँ है, ये जो x एक्सिस पे ग्राफ कट करता है ना, तो इसका मतलब ये 4 अगर है तो इसका मतलब p पॉइंट क्या हो जाएगा, 4,0, और अगर ये -3 है तो q पॉइंट क्या हो जाएगा, -3,0। तो इसमें जो पहला पार्ट था ना कि सम दे रखा था, स्क्वायर दे रखा था, फाइंड द p एंड q, तो पहले वाले पार्ट का आंसर तो हो गया, p पॉइंट आ गया 4,0 और q पॉइंट आ गया हमारा कितना, -3,0। अब आपसे बोला गया नेक्स्ट में, इफ 1 यूनिट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर, मतलब एक यूनिट में 25 मीटर है, तो हाउ फार रिद्धि डज स्टोन लैंड। तो रिद्धि तो इधर है, स्टोन हमारा इधर है। देखो अगर ये 4,0 यानी ये डिस्टेंस 4 यूनिट है, कितनी है, और अगर ये -2 है तो इसका मतलब ये 2 यूनिट है। तो मैं कह सकता हूं कि रिद्धि की और स्टोन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 यूनिट। यानी डिस्टेंस जो है एक्चुअल में रिद्धि की जो है वो कितनी है, मतलब डिस्टेंस हमें जो निकालना है इस क्वेश्चन में, हाउ फार का मतलब क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो वो कितना आएगा, ये 2 यूनिट प्लस 4 यूनिट, तो क्या वो 6 यूनिट आ जाएगा। तो ये तो यूनिट्स में आया, लेकिन तुमसे बोला गया था कि एक यूनिट में 25 मीटर है, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 6 × 25 कर लो, तो कितना आ जाएगा, 150 मीटर। तो ये आंसर आ गया, यानी इतना डिस्टेंस है उस स्टोन से इस रिद्धि का। समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन में, चाहे आपने पहला मतलब किया हो सेक्शन सी का या ये दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन सी का, दोनों में ही कुछ ना कुछ मतलब लॉजिक लग रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है, हमारे पास दो इक्वेशन में दे रखी है, 2x - my = 9 और 4x - का ny = 9, ऐसा दे रखा है। अगर दोनों के 9 LHS में लिख लें तो -9 हो जाएगा और यहाँ पे भी -9 हो जाएगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं ना। अब देखो क्या लिखा है, फाइंड एटलीस्ट 1 पेयर पॉसिबल, मतलब अगर कोई पेयर पॉसिबल है तो एक पेयर लिख लिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m और n की जो पॉसिबल वैल्यू हो, इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो ही लिखना है। फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर पॉसिबल है तो कोई एक पेयर लिख दीजिए। ठीक है, पहला पार्ट ये है। दूसरे पार्ट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अगर कोई पॉसिबल है तो उसके लिए आप लिख दें, और थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि नो सॉल्यूशन के लिए अगर कुछ है तो नो सॉल्यूशन के लिए अगर पॉसिबल है तो लिख दीजिए उसको। ठीक है, मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, इन तीनों चीज़ों के लिए जो भी चीज़ पॉसिबल है वो आप लिख दें। ठीक है, ऐसा इस क्वेश्चन में तीनों में बोला है। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो भैया a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट 2, a2 क्या होता है, इस x का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू, अब b1 क्या है, y का कोफिशिएंट यानी -m और ये माइनस का n, तो ये 1/2 m/n। यानी अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए इस क्वेश्चन में तो m/n का रेशियो 1/2 नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी पेयर लिख दो जिसमें 1/2 ना आ रहा हो। तो मान लो अगर मैंने अब अपना आंसर लिख रहा हूं, पहली लाइन ले ली मैंने 2x माइनस, अब m को मैंने मान लो ले लिया कितना, 3 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, 3y माइनस y 9 = 0, तो 4x माइनस, अब देखो हमें पता है कि अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन बनाना है तो m/n का रेशियो 1/2 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 3 है, अगर मैंने यहां 6 ले लिया तो 3/6 तो 1/2 आएगा, तो 6 को छोड़ दो, बाकी कुछ भी ले लो। चलो इसमें 7 ले लेता हूं, 7y माइनस का 9 = 0, तो बन गया यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आई बात। यूनिक सॉल्यूशन देखो कभी कभी ना लिख लिया करो, क्रॉस चेक कर लिया करो। अब मैं तुमसे पूछूं कि इन दो इक्वेशन के क्या यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आप कहोगे a1/a2 2/4 1/2 और ये तो 3/7 आएगा, तो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हो गया काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमें चाहिए होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2।
तो हमारे पास a1 क्या है फिलहाल अभी 2/4, b1 अब b2 माइनस का m अपॉन माइनस n और c1 अपॉन c2 है माइनस का 9 अपॉन माइनस 9। तो ये 1/2, ये m अपॉन n और ये 1। अब आपको साफ, ये कट गया ना माइनस 9, साफ साफ दिख रहा है कि 1/2 और 1 ये क्या कभी आपस में इक्वल हो सकते हैं? तो भैया नॉट पॉसिबल, ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। तो इस बार हम फिर कुछ नहीं बता पाएंगे। जब भैया कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है, अगर कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है तो हम नो पेयर, कोई पेयर नहीं बता सकते भाई इस केस में, क्योंकि क्वेश्चन में इसीलिए बोला गया था अगर एग्जिस्ट करता हो तो पेयर लिखो, नहीं करेगा क्योंकि ये कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं नो सॉल्यूशन पे। तो नो सॉल्यूशन ये कहता है कि a1 अपॉन a2 हो इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, बट c1 अपॉन c2 इक्वल ना हो। तो a1 अपॉन a2 2/4 माइनस का m अपॉन माइनस का n और ये माइनस का 9 अपॉन माइनस 9। तो ये 1/2, ये m अपॉन n और ये तो 1 आ गया। तो ठीक है 1/2 और ये 1 इक्वल नहीं है, ठीक है ये सही चल रहा है। तो m और n का रेशियो कितना होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए, ऐसा लेना है। तो ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली इक्वेशन है 2x माइनस का my। अब m को मान लो मैंने 3 ले लिया, जैसा पहले वाले में ले लिया था, 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो जो दूसरी इक्वेशन लिखोगे तो देखो इसमें तो 1/2 है, हमें ये m अपॉन n भी 1/2 लाना है क्योंकि इक्वल का साइन है। तो 3/6 होगा तभी तो 1/2 आएगा। बस हो गया। तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। और क्रॉस चेक कर लिया करो। अच्छा ये दोनों रेशियो सेम है, ये सेम नहीं है, इसलिए ये क्या मिलेगा हमें? नो सॉल्यूशन मिलेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर चल रहा है सबको? समझ में आ गया बढ़िया से? ठीक है, तो बस इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना होता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब देखो और वाला पार्ट करते हैं। इसमें एक और पार्ट है, बोला है 6,0 और 0,2 आर द 2 पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। देखो लाइन में जब 2 लाइन होती है ना, या तो जब 2 लाइन हमारे पास होती हैं, या तो एक बार इंटरसेक्ट करती है, या एक के ऊपर एक लाइन होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, या कभी पैरेलल होती है, यानी कभी सॉल्यूशन ही नहीं होता है, कभी 2 सॉल्यूशन नहीं आते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी यूनिक सॉल्यूशन, या ओवरलैप कर जाएगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या कभी मिलेगी नहीं। तो अगर कभी तुमसे बोला गया है कि भैया 2 पॉइंट जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 लाइन के, यानी कि एक लाइन ये है और एक और लाइन है जिसके 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो दूसरी लाइन जो होगी वो इसी के ऊपर ही होगी, क्योंकि 2 पॉइंट कॉमन तभी हो सकते हैं जब वो उसी के ऊपर हो, क्योंकि आप लाइन बना ही नहीं सकते। मान लो ये एक लाइन है, अब मुझे एक लाइन बनानी है, तो एक बार इंटरसेक्ट कर गई, तो इस लाइन को मैं ऐसे थोड़ी ना कर दूंगा दूसरा पॉइंट इधर आ जाएगा, मुझे फिर दूसरी लाइन को जानबूझ के ऐसा ही लेना पड़ेगा जो ओवरलैप करे। यानी एक्चुअल में इन्होंने जरूर 2 सॉल्यूशन दे रखे, लेकिन मुझे पता होना चाहिए इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कितने हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हमारे पास 2 लाइन होती हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, या कोइंसिडेंट होती है यानी इनफाइनाइट, या पैरेलल नो सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन नहीं होते, 2 सॉल्यूशन दे दिए इसका मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इस लाइन में, यानी वो ओवरलैप कर रही है। तो क्वेश्चन में पूछा भी यही था, हाउ मेनी पॉइंट्स इंटरसेक्शन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टोटल। तो इसका आंसर पहले वाले पार्ट का क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैं जानना चाह रहा था इस क्वेश्चन में कि अगर हमने 2 पॉइंट कॉमन दे दिए तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? तो इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ तब है जब ये ओवरलैप कर जाए, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर बोला है फाइंड द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट वन ऑफ द लाइन ऑफ द अबव पेयर, यानी जो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है आपको 2 लाइन से, तो उसका कोई एक पेयर लिख दीजिए, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या लिखा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट वन ऑफ द लाइन, मतलब उन लाइंस में कोई भी एक लाइन लिख दो जो भी पेयर बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बताओ अब लाइन का कैसे सॉल्व करें? अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ दे भी नहीं रखा है, तो अगेन सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं। ठीक है, तो अगर ये लाइन, हमें पता है कि लाइन हमारा जो फॉर्मेट होता है लाइन का वो कैसा होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होता है लाइन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट? क्या होता है? यही होता है ना। चलो एक पॉइंट है लाइन पे जो 6,0 लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है? 6,0। तो चलो x को 6 रख दो
और y को 0 रख दो, ये y होता है ये x होता है ना, तो 6a ये 0 हो जाएगा प्लस का c इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू आ गई माइनस का 6a। ये फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूं। अब दूसरा पॉइंट है 0,2, यानी x को 0 रखना है, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 है प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा है। तो ये तो a के साथ 0 मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, प्लस का 2b प्लस का c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2b। अब देखो c माइनस 6 के a के बराबर भी है और c तुम्हारा माइनस 2b के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब अगर मैं c की वैल्यू ये माइनस 6 से रख दूं तो यही तो रिजल्ट आएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 3 जा 6, तो क्या b की वैल्यू 3a आ गई। तो b हमारा a के टर्म्स में आ गया, c हमारे पास पहले से a के टर्म्स में है और a तो a है। तो इस पहली वाली इक्वेशन जो हमें दे रखी है, जो हमें फाइंड आउट करनी है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a को a रहने दो, b की वैल्यू 3a है तो 3a रख दो, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 6a, तो माइनस 6a रख दो। पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, तो x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, चेक कर लीजिए इसका आंसर जो CBSE ने दिया वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने लिख रखे हैं आंसर इसके, x प्लस 3y माइनस 6 और x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट का फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है, लिखा है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ डायमीटर, मतलब जो पी क्यू है वो डायमीटर है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, ये एस पॉइंट है। ठीक है, आर इज अ पॉइंट, ये जो आर पॉइंट है बाउंड्री पे, ये जो आर पॉइंट है बाउंड्री पे, आर पॉइंट ऑन द बाउंड्री एट विच टेंजेंट इज ड्रॉ, ये टेंजेंट है, इसका मतलब यहां पे तो 90 है भाई आर अगर टेंजेंट है तो 90 तो होगा। अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू पी आर, ये जो पी आर है ना, ये पी आर, इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है, कहां से, सेंटर से, यानी ये लाइन से पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी गई, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करते हैं एस पॉइंट पे, और फिर बोला कि एस क्यू एक टेंजेंट है, ये प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए यानी कि एंगल क्यू को 90 करना होगा। भैया रेडियस और टेंजेंट अगर आपस में 90 बना लें, रेडियस और टेंजेंट अगर आपस में 90 डिग्री बना लें तो टेंजेंट प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि टू प्रूफ में मुझे क्या करना है, इस बार टू प्रूफ में मुझे करना है एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि क्यू अगर 90 हो गया तो वो टेंजेंट प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर से एक बार पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, सोचो क्या करना है। देखने में तो लग रहा है 90 है, कुछ लोग कहेंगे सर देखने में तो लग रहा है ये टेंजेंट है, 90 बोल देते हैं, लेकिन प्रूफ करना है ना, तो हम ले नहीं सकते हैं, हमें करना पड़ेगा ये प्रूफ। ठीक है, तो देखो कैसे करा जाए। अगर हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर लें, मतलब गिवन आप लिख लेना पेपर में, कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं है। अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, एक ट्राइंगल एस आर ओ, इन ट्राइंगल एस आर ओ ट्राइंगल लेते हैं, और एक ट्राइंगल लेंगे कौन सा, एस क्यू ओ, ये क्यू पॉइंट है, एस क्यू ओ। अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लिया तो सीपी सीटी से आर और क्यू बराबर हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे वो देखते हैं। देखो इसमें एक तो हमारा ये साइड कॉमन है, ओ एस इक्वल टू ओ एस कॉमन हो गया भाई। अब ये समझना है क्या, अच्छा अच्छी बात है, ओ आर और ओ क्यू रेडियस हो गया, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू रेडियस हो गया। तो देखो साइड आ चुकी है। देखो अगर हम दो ट्राइंगल को देखें, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, अगर ये बीच वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए तो साइड एंगल साइड से हो सकता है, लेकिन कैसे हो ये एंगल इक्वल, उसको हमें समझना है। देखना बहुत आसान है। अगर मैं इसको एंगल x बोलूं,
तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर। ये दोनों रेडियस है तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब ये है, मतलब ये सॉरी ये वाला एंगल, तो ये भी एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लेकिन बात ये कि लिखना कैसे है। अब इतना आपने तो सर बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रुक जाओ, अब सिर्फ अभी इस सबको भूल जाओ। देखो अगर ये एंगल एक्स है, ये दोनों रेडियस है, तो ये एक्स होगा। पहले आप ये बताओ कमेंट सेक्शन में यस और नो, समझ में आया? ऑल्टरनेट से ये वाला एंगल एक्स हो जाएगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो देखो ऑल्टरनेट एंगल है ना, और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग से एंगल इससे इक्वल होगा, तो आपस में फिर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब लिख के दिखा देते हैं भाई, अब लिखना पड़ेगा इसके लिए। क्या क्या लिखो? सिंस ओ आर इक्वल टू ओ पी, एक काम करते हैं, एक्स से अच्छा है इनका नामकरण कर देते हैं, इसको एंगल 1 दे देता हूं, इसको एंगल 2, हमें एंगल 1 और 2 इक्वल लाना है, ठीक है। चलो सिंस ओ आर इक्वल टू ओ पी, ठीक है, ये जो ओ आर है और ये जो ओ पी है इसकी वजह से एंगल, और इसको दे देते हैं एक्स, और ये भी क्या है एक्स है, ठीक है। तो क्या एंगल ओ आर पी इक्वल टू एंगल ओ पी आर हो जाएगा, जिसको मैंने एक्स बोल दिया है, जिसको मैंने एक्स बोल दिया है, ठीक है। अब आप बताओ एंगल 1 और एक्स इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, किससे? और एंगल जो 2 है, ये जो एंगल 2 है, अब आप ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एक्स और 2 क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे? किससे? करस्पॉन्डिंग एंगल से। ध्यान से देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब देखो 1 हमारा एक्स के इक्वल, 2 हमारा एक्स के इक्वल, तो मैं कह सकता हूं ना कि 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। तो अब देखो ये साइड और ये साइड और बीच का एंगल इक्वल है, तो बाई साइड एंगल साइड से, किससे? साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूं कि ये दो ट्राइंगल एस आर ओ जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एस क्यू ओ के, जिसकी वजह से जो एंगल आर है वो क्यू के बराबर होगा सी पी सी टी से, और आर जो है वो 90 डिग्री, आर हमें 90 डिग्री ऑलरेडी पता है, तो वो 90 है क्योंकि टेंजेंट था, तो क्यू भी हमारा क्या आ गया 90, और क्यू 90 का मतलब हो गया कि एस क्यू क्या है? टेंजेंट है। दैट इम्प्लाइज एस क्यू इज अ टेंजेंट। तो अच्छे क्वेश्चन हैं इस वाले सेक्शन में, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? आगे बढ़े, नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? एक सर्कल दे रखा है, सेंटर ओ है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए एंड सी, ए और सी से टेंजेंट ड्रॉ करा गया, इसका मतलब ये 90 होगा और ये 90 होगा, ठीक है। अ सर्कल विथ सेंटर ओ, टेंजेंट ड्रॉन दिस इंटरसेक्टेड बी, ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ सी, यानी ये भी 90 दे दिया है। देन प्रूव दैट दिस कोऑर्डिनेट इज स्क्वायर। कितना आसान है, 3 एंगल 90 ऑलरेडी दे रखे हैं। अब आप मुझे बताओ 3 अगर एंगल 90 है तो अगर बी एंगल कोई तुमसे पूछ ले, चलो निकाल लो, वैसे वो भी 90 होगा, लेकिन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल बी इक्वल टू 360। तो सॉल्व करोगे तो बी आपका 90 आएगा, क्योंकि ये 270 इधर माइनस हो जाएगा तो 90। तो क्या चारों एंगल 90 हो गए? क्या हो गए? चारों एंगल अगर 90 हैं, अगर आपके किसी भी चीज में चारों एंगल अगर 90 आ गए हैं, तो चारों एंगल 90 कब होते हैं? या तो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल। भाई चारों एंगल 90 का मतलब है या तो स्क्वायर, मतलब वी कैन से इट इज स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, मतलब ये तो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता है। याद रखना, किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर 4 एंगल 90 तो या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर, इससे अलावा कुछ होता नहीं है। अब बात करते हैं ये स्क्वायर ही क्यों है? क्योंकि हमें पता है टेंजेंट जो होता है आपस में इक्वल होता है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करी गई है तो बी ए इक्वल टू क्या होगा? बी ए इक्वल टू बी सी होगा,
क्यों होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट तो ये तो इक्वल होगा और ये तो है ही रेडियस। तो आप बताओ, अगर ये रेक्टेंगल है, देखो रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर आता है क्योंकि रेक्टेंगल में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड होती है। देखो रेक्टेंगल में हमें पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, यस और नो। अगर ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, समझ ना, मैं कह रहा हूँ ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल से स्क्वायर पहुंचने में हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए? रेक्टेंगल में सामने वाली साइड बराबर, आमने सामने, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी। स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड इक्वल हो जाती है, यही तो होता है। तो अगर हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो अभी हम पहले रेक्टेंगल अगर मान लें, क्योंकि अगर 4 एंगल 90 तो रेक्टेंगल तो है ही। मतलब चाहो तो आप, ये तो मैंने लिख दिया वी कैन से इट इज स्क्वायर और रेक्टेंगल, लेकिन आपके पास 4 एंगल 90, तो आप चाहो तो पहले ये बता दो दैट वी कैन से इट इज नॉट स्क्वायर। बिना कंफ्यूजन से हम ये लिख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। क्या है? इट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो हम बोल ही सकते हैं, मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब रेक्टेंगल में एक स्पेशल कंडीशन लगा देंगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा। हम इतना तो कह सकते हैं 4 एंगल 90 से एक रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल था तो इसके हिसाब से, रेक्टेंगल के हिसाब से अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ओ ए किसके इक्वल होना चाहिए? बी सी के, और ओ सी किसके इक्वल होना चाहिए? ए बी के। और ये हमने एक प्रॉपर्टी यूज कर ली थी कि बी ए जो है वो बी सी के इक्वल है। अब ध्यान से देखना, इन्हीं दोनों से सब सॉल्व हो जाएगा। अब इससे और इससे ध्यान से देखना, ओ ए इक्वल है बी सी के, देखना ओ ए इक्वल टू बी सी। बी सी किसके इक्वल है? ए बी के। और ए बी किसके इक्वल है? ओ सी के। हो गया क्या चारों साइड इक्वल? तो इट इज अ स्क्वायर। आया समझ में? कितना आसान हो गया। सो इट इज अ स्क्वायर। आया सबको समझ में? ठीक है, चाहो तो इसको फर्स्ट कंडीशन दे दो और इसको सेकंड कंडीशन दे दो, फिर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फिर लिख दो इधर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हो गया नोट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट करें। अब ये तो बड़ा खतरनाक दे दिया, मतलब खतरनाक ही बोलूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। लिखा सोन बिलो द सेमी सर्कल है, रेडियस 1 है। तो एक सेमी सर्कल है, यानी ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया हमारा, जिसका रेडियस हमें 1 दे रखा है। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये O है तो ये A ले लेते हैं और ये B ले लेते हैं। अब निकालना क्या है? tan θ/2, मतलब अजीब चीज पूछ ली है। अब पहला कंफ्यूजन तो ये है कि θ/2 कहां से आएगा, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या? इस ट्राइंगल में अगर मैं sin θ अप्लाई करूं, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BAO लिख देता हूं, इन ट्राइंगल BAO। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना वाला क्वेश्चन है। पहले तो चलो मैं साइन कॉस से कुछ निकालना चाह रहा हूँ। अच्छा, साइन कॉस ही क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि प्रूविंग में साइन कॉस मुझे दिख रहा है, इसका मतलब इसका यूज होगा, इसलिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? इस ट्राइंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो 1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी की वैल्यू जो है वो साइन थीटा है। इसका मतलब ये ए बी जो है वो साइन थीटा आ गया है। अब कॉस थीटा लगा लो। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ओ ए अपॉन 1। तो मैं कह सकता हूं कि जो ओ ए है वो कॉस थीटा आ गया है। ओ ए क्या आ गया? कॉस थीटा। इधर तक क्लियर है? अब ये θ/2 कहां से आए? तो देखो 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी होती थी सर्किल में कि अगर एक सर्किल है, ये सेंटर है, तो अगर इधर वाला एंगल थीटा यानी सेंटर वाला एंगल थीटा है, तो सरकमफ्रेंस का एंगल जो होगा वो θ/2 होगा, हाफ होता है, हाफ होता है। यहां 2 थीटा है तो यहां थीटा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें फिगर, ये देखो सेंटर अगर मैं इसका पूरा सर्कल बना दूं ना, तो क्या ये सेंटर पे एंगल नहीं है? इधर ये आर्क बन रही, देखो ये और ये सेंटर पे एंगल है। और अगर मैं इसी से इसको ज्वाइन कर दूं यहां पे, इस पे,
तो क्या ये एंगल θ/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। और अब मैं आप इस वाली प्रॉपर्टी से कि सरकमफ्रेंस वाला जो एंगल होगा वो हाफ होगा सेंटर के एंगल से। और अब आप एक ट्राइंगल अलग से बना लो। कौन सा ट्राइंगल, इसको कुछ पॉइंट दे देते हैं P, इस वाले को मैं कोई पॉइंट देता हूं P। तो अब एक ट्राइंगल हम बना रहे हैं, तो अब हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो AB की जो लेंथ है वो कितनी है, साइन थीटा। और ये तो अच्छा वो तो चलो छोड़ो, OA, अच्छा यहां पे कहीं O है, O पॉइंट है, मतलब अगर देखें तो OA की लेंथ कॉस थीटा है और OP की जो लेंथ है वो रेडियस है 1 और ये एंगल है θ/2। तो अगर मैं पूरा बेस बोलूं तो कितना आएगा, देखो अगर ये 1 है और ये कॉस थीटा है तो मैं ये कह सकता हूं ना पूरा बेस कितना आएगा, 1 + cos थीटा। तो आप बताओ इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan थीटा ही तो लगाओगे आप। tan थीटा कितना है, θ/2 है, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। क्या ये प्रूफ हो गया, मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं। समझ में आया, कोशिश मैंने पूरी करी समझाने की, इसको समझ लेना। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि सर्किल अगर है तो सेंटर पे एंगल अगर थीटा है तो सरकमफ्रेंस पे θ/2 होता है, यानी एंगल हाफ होता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का, पढ़ लो जरा क्या लिखा है। Naima is playing a game, has two identical 6-sided dice, faces dice has 3 even number 3 odd number। जैसे आपने डाइस के क्वेश्चन करे होंगे, 2 डाइस को थ्रो करते हो 36 आउटकम्स होते हैं, जिसमें हम नॉर्मल डाइस लेते तो हमें पता है कि नंबर 1 2 3 4 5 6 लेते हैं, जिसमें हमारे पास 2 4 6 इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6, और 1 3 5 कैसे नंबर है, ऑड। लेकिन हम ये वाला केस नहीं ले सकते क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि 3 इवन नंबर है, 3 ऑड है, और Naima is playing a game has 2 identical 6-sided dice, faces dice has 3 even number 3 odd number। ये थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया। अब पता नहीं डाइस में इन्होंने यही नंबर लिए हैं 1 2 3 4 5 6, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो हमें पता लग ही रहा है कि हमारे पास 3 इवन है 3 ऑड है, ये तो हमें समझ में आता है, ठीक है। अगर हमने डाइस में मान लो नंबर चेंज कर भी दिए हो, कोई इवन कुछ अलग ले लिया हो, कुछ ऑड अलग ले लिया हो, वो भी ठीक है, या हमने यही केस लेके भी कर दिया, तो दोनों से ही सेम ही आंसर निकलेगा क्योंकि नंबर ऑफ इवन और नंबर ऑफ ऑड तो सेम ही है, ठीक है। फेसेस ऑफ डाइस है 3 इवन नंबर 3 ऑड नंबर, ठीक है। 2 आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल हैं, 6 साइडेड डाइस हैं, 6 साइड है। सी हैज टू रोल 2 डाइस साइमल्टेनियसली, मतलब डाइस को साइमल्टेनियसली फेंका गया, रोल करा गया, मतलब सी हैज 2 ऑप्शन टू चूज बिफोर रोलिंग द डाइस, सी विन अ प्राइज, मतलब वो प्राइज जीतती है रोल करने से पहले अगर कुछ डिसीजन ले लें। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 में बोला गया सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ 2 डाइस इज ऑड और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस इज ऑड, ठीक है। अगर इन दोनों में ऑप्शन में चूज करे तो विच ऑप्शन शुड Naima चूज सो दैट चांसेस ऑफ विनिंग अ प्राइज हायर। अब आप देखो सीधी बात है, जब डाइस को रोल करते हो कुछ भी कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी एक प्रकार से पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा यानी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो उसको वो ऑप्शन चूज करना चाहिए, प्राइज जीत जाएगी, समझ रहे हो। तो अब हमें एक प्रोबेबिलिटी निकालना, तो पहले ऑप्शन 1 की बात करूं, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो ऑप्शन 1 की अगर प्रोबेबिलिटी, तो बोला गया है जो 2 नंबर हैं उनका सम जो है वो ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें बताना है। तो भाई एक तो है कि आप 36 केसेस जो डाइस में, अगर आपने 2 डाइस वाला क्वेश्चन करा हो, 36 आउटकम जो लिखते हो आप ऐसे 1 1 1 2 1 3, समझ रहे हो, ऐसे लिखते हो, उनमें इन नंबर्स को ऐड करना है। जैसे 1 और 1 इसको ऐड करा तो क्या आएगा 2, तो ये तो इवन नंबर है, हमें क्या चाहिए, ऑड वाला केस चाहिए होगा, ठीक है। 1 और 2 3 आएगा, ये ऑड नंबर है, ये केस हमारा सही है, तो ऐसे केस काउंट कर लेना तो आंसर आ जाएगा। एक और दूसरा तरीका है क्या
हमें पता है हमारे पास दो टाइप के नंबर है, तो केस बना लेते ना कि पहली वाली डाइस पे ऑड नंबर आया, दूसरी वाली डाइस पे भी ऑड नंबर आया। जैसे 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया, तो 3 और +3 कितना होता है 6, यानी ऐड करने पे कैसा नंबर आएगा इवन। पहली वाली डाइस पे ऑड आ गया, दूसरे वाले पे इवन आ गया। जैसे लेट से इस पे 3 इस पे 2, तो 3 + 2 5, तब हमें क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। या उल्टा हो जाए इवन प्लस ऑड हो तब भी ऑड मिलेगा। और दोनों पे अगर इवन आ जाए तो क्या मिलना चाहिए इवन। 2 + 4 6 एक इवन नंबर। इन 4 केस के अलावा कोई केस है क्या, नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल केस 4 है। अच्छा फेवरेबल केस कितने हैं, बोला था हमें ऑड चाहिए, तो ऑड कितने में है 2 में है, तो 2/4 कितना हो जाएगा यानी 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई ऑप्शन 1 की। अब ऑप्शन 2 देख लेते हैं, सेम के उसमें लगा लेते हैं। अच्छा ये 0 नहीं है, नहीं तो कुछ लोग 0 समझ लें, ठीक है, ऑड नंबर है, ठीक है, ई मतलब इवन नंबर, ठीक है। अब चलो सेकेंड ऑप्शन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो भैया हमने पहला नंबर ऑड लिया, दूसरा भी ऑड लिया, मल्टीप्लाई 3 × 3 कितना आता है 9, 9 एक ऑड नंबर है, अच्छा ऑड आएगा। ऑड का मल्टीप्लाई अगर इवन में करेंगे, जैसे 3 × 2 6 इवन आएगा, ई × ओ कर लो तो भी इवन आएगा, ई × ई आएगा, इवन नंबर ही आएगा ना। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, किसकी बतानी प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर की। तो ऑड में एक ही आया यहाँ पे 1/4, 4 केस यहां भी है, तो 1/2 और 1/4 में कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है। तो बोला था विच ऑप्शन शुड नैना चूज, यानी सी शुड चूज ऑप्शन 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। ये हमारा बता देना कि प्रोबेबिलिटी जो है ऑप्शन 1 की ज्यादा है, इसलिए इसको ऑप्शन 1 चूज करना चाहिए अगर उसको प्राइस चाहिए। तो ये था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब मैं कहूँगा लेवल बहुत बढ़िया था क्वेश्चंस का। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो सॉल्व करवाया आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया सब कुछ, ठीक है। बाकी क्या डिमांड है आपकी कमेंट सेक्शन बताना कि मतलब आपको फर्दर किस पे वीडियो चाहिए, किस टाइप की चाहिए, क्योंकि पेपर अब आने वाले हैं, प्री बोर्ड भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।